हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज है 2 जुलाई। हम आ गए हैं आप लोग के समक्ष द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में विश्लेषण लेकर के। देखिए क्या है आज का मुख्य टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग सरकार का व्हाट्सएप को नोटिस। भारत सरकार ने व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर चिंता जताई है और कंपनी को एक नोटिस जारी कर इस फीचर पर फिलहाल रोक लगाने को कहा है। व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर ला रहा है जिसे यूजर जो है बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए एक दूसरे से चैट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्पैम मैसेज, धोखाधड़ी और किसी दूसरे की पहचान चुराकर अपराध करने के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना नंबर के अपराधी को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स पर विवाद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना देश को एक पर्यावरणीय आपदा की ओर ले जा रही है। यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके तहत अंडमान निकोबार में पोर्ट और मिलिट्री बेस बनाया जाना है। विपक्ष और पर्यावरण विदों का आरोप है कि इससे वहाँ की अनूठी जैव विविधता और स्थानीय जनजातियों को भारी नुकसान पहुँचेगा। इस पर संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई में मानसून का रेड अलर्ट। देखिए कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार मानसून जो है बहुत ही स्लो है, लेकिन अभी जो है बहुत बदलाव आ गया। देखिए क्या है, मानसून मुंबई में जो है मानसून का रेड अलर्ट है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। दादर, परेल, अंधेरी जैसे जगहों पर पानी भर गया है, जिससे रेल और सड़क यातायात जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अमेरिका ईरान। देखिए एक दिन हम चर्चा किए थे कि अमेरिका और ईरान के बीच है दोहा में जो बैठक होने वाला है, आज उसी पे है चर्चा कि क्या हुआ बैठक में बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में ईरान के साथ हुई अप्रत्यक्ष तकनीकी बातचीत को बहुत अच्छा बताया है। दोनों देशों के बीच हरमुज जलडमरू मध्य जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग है, इसमें जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही और शांति स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है। कतर में मौजूद ईरान के रोके गए फंड्स $6 बिलियन का इस्तेमाल ईरान अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए कर सकेगा। यह पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोनों से एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और रिहायशी व मेडिकल इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया जानकारी के बाद अपनी विदेश यात्रा जो है बीच में ही छोड़ दी। यह युद्ध अब चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। मतलब ये देशों के बीच जो है हमला ना, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब देश के पास जो है करने के लिए और कुछ है ही नहीं, एक दूसरे पर वार करने के अलावा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या पासपोर्ट नागरिकता का पुख्ता सबूत है? अखबार के एक्सप्लेन सेक्शन में एक कानूनी मुद्दे पर चर्चा की गई है कि क्या सिर्फ पासपोर्ट होने से किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाना चाहिए या इसके लिए अन्य दस्तावेज भी जरूरी है। यह मुद्दा भारत के नागरिकता कानूनों की जटिलता को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक ने बदला क्लाइमेट फंड का लक्ष्य। अमेरिका के दबाव में आकर जो है वर्ल्ड बैंक ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को दी जाने वाली फंडिंग का अपना पुराना कड़ा लक्ष्य हटा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी कुल फंडिंग का 45 हिस्सा क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया था, जिसका अब विरोध हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और खेल। ईंधन की खपत में बढ़ोतरी। जून के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इनकी कुल खपत में क्रमशः 7% और 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश में मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है। भारत बनाम इंग्लैंड T20 क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण जो है रद्द हो गया। मैच रुकने से पहले भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की पारियों की बदौलत 189/7 का मजबूत स्कोर बनाया था। देखिए एक दुर्घटना वाला न्यूज़ है। क्या है? बेंगलुरु स्टोन क्वारी हादसा। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक पत्थर की खदान में चट्टान खिसकने से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। देखिए और भी है कुछ। द हिंदू का जो है एक टॉपिक है ये NSE और RTI।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक पब्लिक अथॉरिटी माना है और आरटीआई के अधीन माना है। 1992 में बना एनएसई भी एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, इसलिए उसका तर्क था कि वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आ सकता। लेकिन आरटीआई एक्ट की धारा 2H कहती है कि यदि कोई संस्थान सरकार द्वारा पर्याप्त तौर पर वित्त पोषित हो या नियंत्रित हो तो आरटीआई के अधीन आएगी। एनएसई पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण संस्थान है जो पूरी तरह से सेबी के अधीन है। इसका निर्माण भी इसी तरह से सार्वजनिक चरित्र के साथ किया गया था, इसलिए इसका आरटीआई के अधीन आना ही सही तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है एलपीजी और कोयला। देखिए द हिंदू जो आज एक टॉपिक उठाया है एलपीजी और कोयला से रिलेटेड। भारत ने हॉर्मुज के संकट के समय अपनी तेल की आपूर्ति को आयात विविधीकरण से सुलझाया, लेकिन उस समस्या का सिर्फ एक भाग ही था। अलग अलग जगह से आने वाला कच्चा तेल अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन भारत की रिफाइनरी ने शानदार तरीके से वैज्ञानिक कुशलता का परिचय दिया और अपने प्रोसेस को नए प्रकार के तेल के अनुकूल किया। और ये क्षमता जो है लगातार रिसर्च की तकनीकी कुशलता में निवेश से आई है। एलपीजी के संकट में भी भारत के निर्माताओं ने उत्पादन को 35,000 टन से 54,000 टन तक कुछ ही दिनों में पहुंचा दिया। लेकिन एलपीजी की समस्या का एक समाधान कोयले में निहित है, क्योंकि भारत के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। इस कोयले के गैसीकरण से जो है डाई मिथाइल ईथर नामक एक स्वच्छ जो है गैस बनाई जा सकती है और इसे जो है एलपीजी में ब्लेंड करके एलपीजी के आयात पर निर्भरता को आसानी से घटाया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा देखें।